हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेट 3 क्लासेस। तो आज 20 मई को आप सभी का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया है एंड आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति के 50 क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षक परामर्श द्वारा, मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा, अभिभावकों के परामर्श द्वारा या छात्र संघ द्वारा? तो इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए शिक्षक परामर्श द्वारा। ठीक है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है, उसको वो क्लास रिपीट करनी है। इसके लिए टीचर अगर एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे, मोटिवेशन दे, तो इस तरीके से आप उस विद्यार्थी को मना सकते हैं कि वो उस क्लास को रिपीट करे। ठीक है, उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श अक्सर उस कंडीशंस पे लिया जाता है जहां पर जो है बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो जहां पर एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, एक काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहां पर वैसे आपका शिक्षक परामर्श होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 152, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? उन्हें जिम्मेदारियां देकर, उन्हें आचरण के नियमों की जानकारी देकर, उन्हें विद्यालय से निकालकर, उनसे नियमों का पालन करवाकर। तो देखिए, डिसिप्लिन के विषय में मैं हमेशा ही जैसा बताती हूँ, उन्हें क्या देना है, आपको या तो खुद एग्जाम्पल सेट करना है या फिर बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले काम देने हैं। जब आप जिम्मेदारियों वाले काम बच्चे को देंगे तो बच्चा अपने आप अनुशासित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं सुनकर, पढ़कर, करके, देखकर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी का राइट हुआ होगा करके। ठीक है, डूइंग एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि शिक्षक छात्रों में सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए अभिसारी चिंतन पर, अपसारी चिंतन पर, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हमें क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन बढ़ाना है, यानी कि हमें कुछ नया बच्चे से करवाना है, बच्चा नया एक तरीके से सोच सके, तो इसके लिए आपको जरूरत है अपसारी चिंतन की, डाइवर्जेंट थिंकिंग की। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? संबंधीकरण, अनुकरण, पुनर्बलन, ये सभी। तो देखिए, प्राइमरी स्टेजेस में जब आपको बच्चों के अंदर भाषा विकास करना होता है, जब उनको लैंग्वेज सिखानी होती है, तो ये तीनों ही चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, आप एसोसिएट करके सिखाते हैं बच्चे को, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। अनुकरण, बच्चे आपके पीछे बोलते हैं, रिपीट करते हैं और आप उसके लिए उनको रीइंफोर्स करते हैं। तो ये सभी चीजें हो जाएंगी, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी आपके शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हैं, ये सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें शिक्षण के विषय में ठीक है। टीचिंग की अगर आपने मेरी वीडियो चेक करी है तो उसमें भी मैंने बता रखा है। ठीक है, एक सोशल प्रोसेस होता है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है और इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। लगातार बच्चों और टीचर के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? पूर्व क्रिया अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पोस्ट एक्टिव फेज इवैल्यूएशन आप कब करते हैं? सबसे लास्ट में करते हैं। उत्तर क्रिया अवस्था जो है आपकी, ये क्या है, मूल्यांकन की अवस्था है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है शिक्षक की शारीरिक संरचना पर, शिक्षक के पहनावे पर, शिक्षक के ज्ञान पर, शिक्षक के व्यवहार पर। अब यहां मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, पर मेरे हिसाब से यहां पर शिक्षक के व्यवहार पर आना चाहिए, क्योंकि टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जो शिक्षक के व्यवहार से झलकता है। ठीक है, इसको हम समझते भी है इस तरीके से कि जो टीचर बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं कितनी इफेक्टिव हो रही है टीचिंग, उसको भी शो करता है। तो मेरे हिसाब से ये शिक्षक के व्यवहार पर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि कुछ % चांस है कि शिक्षक के ज्ञान पर भी हो सकता है ये प्रभावी शिक्षण, लेकिन मेरे हिसाब से अल्टीमेटली देखो, ज्ञान तो बहुत सारे टीचर्स को होता है, लेकिन उसे कम्युनिकेट कर पाना, सही ढंग से बच्चों तक पहुंचा पाना, वो भी एक कला है। तो शिक्षक का व्यवहार पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को उसे बाहर निकाल देना चाहिए, उसे कठोर दंड देना चाहिए और प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, कई दिनों तक उसे अनुपस्थित दिखाना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप ऐसे बच्चे के साथ समझदारी और सहानुभूति के साथ व्यवहार करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, उसका निवारण भी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक योग्य शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके,
अपने छात्रों में पहल करने की भावना का विकास कर सके, अपनी कक्षा का मनोरंजन कर सके। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है वो ये है कि अपने बच्चों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, ठीक है, हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सके। मोटिवेट करना एक टीचर का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों की गलतियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, पूर्व शिक्षकों की आलोचना करनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सारे ही ऑप्शन देखिए नेगेटिव दिख रहे हैं। यहाँ पर कठोर कार्रवाई करना गलत है, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध जाना बिल्कुल ही गलत है, पूर्व शिक्षकों की आलोचना करना भी गलत है। सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका? सी, अपनी गलतियों में सुधार लाना चाहिए, तभी आप इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रवत व्यवहार, समान व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, निस्वार्थ व्यवहार। तो यहाँ पर जो एक शिक्षक है उसको छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी भी टीचर को क्या बताता है? फ्रेंड एंड गाइड बताता है। शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर, उपरोक्त सभी। तो ये हमने कई बार पढ़ रखा है। ये सभी स्तर जो है आपके सब लेवल्स ऑफ टीचिंग में आते हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्तरों पर शिक्षण किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर, अभिभावकों पर, छात्रों पर, समुदाय पर। अब इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन छात्रों पर भी हो सकता है, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों का भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ शिक्षकों के दृष्टिकोण पर भी काफी कुछ निर्भर करता है, ठीक है। टीचर अगर एंथुजियास्ट होगा, टीचर जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो सही होगा, तो वो बच्चों को इन्वॉल्व करेगा। तो अगर हम और ज्यादा सही ऑप्शन पे जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख नहीं होता। शब्दों में व्याख्या करने के लिए सीखने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है बता रखा है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो सीखने की विशेषता नहीं है वो आपका ए होना चाहिए, क्योंकि सीखना जो है यहाँ पर कहा गया है कि प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। लेकिन लर्निंग जो होती है आपकी प्रक्रिया भी है, किसी प्रोसेस को भी हम लर्निंग कहते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसे भी लर्निंग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सीख रहा है तो हम कहते हैं लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, और अगर किसी व्यक्ति की लर्निंग हो गई है तो वहां पे लर्निंग एक उत्पाद के रूप में बोला जा रहा है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा कहा गया है, सीखना एक प्रक्रिया, उत्पाद नहीं। तो ये ऑप्शन जो है आपका ए जो है यहाँ पे सही है कि सीखने की विशेषता यह नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बी ऑप्शन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बी ऑप्शन जो है आपका क्या कह रहा है कि सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख नहीं होता। लेकिन सीखना जो होता है, जो आपकी कई तरह की जो लर्निंग होती है, वो गलत तरह की चीजें भी हम सब लोग सीख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गलत सीखी जाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग सीख लेते हैं। और जो यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि शब्दों में व्याख्या अगर हम करना चाहें तो लर्निंग का क्षेत्र बहुत विकसित होता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके की लर्निंग होती है। तो ये सही में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, तो ये बात सही है लर्निंग के विषय में। तो ये दो चीजें जो है सही है, तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध है, अच्छे को बुरे से अलग करता है। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ए, समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है। अगर हमें सोसाइटी में चेंजेस भी लाने होते हैं, अच्छे चेंजेस लाने होते हैं और बुरी जो चीजें हैं उनको हटाना होता है, तो भी कहीं ना कहीं शिक्षा उसमें बहुत ज्यादा योगदान देती है। तो स्कूल एक ऐसी सोशल एजेंसी है जो सोसाइटी को एक हायर स्टैंडर्ड पे ले जाने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की लर्निंग हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को ये उठा रहे हैं। एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। तो इसमें डी ऑप्शन आपका आना चाहिए, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंजॉयबल, उसे रुचिपूर्ण बनाना, ये शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए बोलने में, सुनने में, भाषा का प्रयोग करने में, वाणी में हास्य का प्रयोग करने में। अब यहां पर जो है आपकी तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही हैं, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है
उसका बोलना भी अच्छा होना चाहिए, वो सुनने में भी अच्छा होना चाहिए। जब आप दूसरी बात को सुन पाएंगे तभी आप सही चीज कम्युनिकेट कर पाएंगे, और भाषा का प्रयोग भी उसका सही होना चाहिए। तो यहां अगर हम इनमें से भी अगर एक सही ऑप्शन निकालना चाहे तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। एक सही भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए संप्रेषक को। शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की एकेडमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं: छात्रों की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, उपरोक्त सभी। इसमें आ जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी। शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले वैयक्तिक कारक कौन से हैं? शिक्षक का शिक्षण का तरीका, शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया टीएलएम, आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता, शिक्षक का संप्रेषण कौशल। तो देखिए यहां से शिक्षार्थी के यानी स्टूडेंट के पर्सनल फैक्टर्स पूछे गए हैं। तो यहां पर तो शिक्षक की बात हुई है इन तीन ऑप्शंस में, तो पर्सनल फैक्टर्स में टीचर के बारे में नहीं आएगा, पर्सनल फैक्टर में बच्चे के खुद के बारे में आएगा। तो बच्चे का खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में क्या है, उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, ये अफेक्ट करेंगे। तो सी ऑप्शन यहां करेक्ट है। यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है कि वह बुद्धिमान है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, शिक्षक द्वारा जैसा कहा गया उसके अनुसार पाठ पूरा करना चाहता है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कई बार ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रैक्टिस में भी। गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है? पाठ का एक व्यापक सारांश श्यामपट्ट पर प्रदर्शित करना, उसको ऑडियो टेप की सहायता से पढ़ाना, उसे गतिविधियां करने के लिए देना, शिक्षण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। तो देखिए गत्यात्मक शिक्षार्थी है, मतलब मोटर लर्नर है, चीजों को करके ज्यादा अच्छे सीखता है, तो उसके लिए गतिविधियां देना उसके लिए बेस्ट रहेगा। विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होना चाहिए: विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस, विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास, विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास, उपरोक्त सभी। तो देखिए शारीरिक गतिविधियों से ये सभी चीजें आती हैं, शारीरिक फिटनेस तो आती ही है, जब टीम में हम खेलते हैं तो एक टीम की भावना का विकास आता है, एक दूसरे के लिए आप सहायता और आप खड़े होते हैं एक साथ, टीम स्पिरिट आती है आपके अंदर, विद्यार्थियों में डिसिप्लिन भी आता है गेम्स या स्पोर्ट्स खेलने से, तो उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई डैश को, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका बोध स्तर का जो मूल्यांकन हो रहा है वो डी वाले में हो रहा है। बाकी सब में तो उसे रट के बस एक आंसर लिखना है, लेकिन डी वाले में उसको उसकी समझ चेक हो रही है कि संतुलित आहार वो किसे कहेगा और उसे उसका उदाहरण भी बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी? नृत्य एवं नाटक, गृह कार्य करना, कविता पढ़ना, इंडोर गेम खेलना। तो देखिए इमोशनल स्किल्स जो डेवलप करने की बात होती है वो आपकी किसके थ्रू होती है? नृत्य एवं नाटक के थ्रू। ड्रामास और कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है उनके थ्रू बच्चों के जो इमोशनल स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है व्याख्यान आधारित शिक्षा शास्त्र, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए स्कूल बेस्ड जो आपका असेसमेंट है वो आपका बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र है, इस पर निर्भर करता है। बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षण विधि, रुचि, तनाव, थकान। तो देखिए ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं बच्चों के सीखने को प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है मौलिक विचारों का प्रदर्शन, कविता या कहानी का सृजन, दोनों ए व बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ओरिजिनलिटी होती है थॉट्स में और सृजन कर रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में भी हमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन होगा आपका, ए और बी दोनों। यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? साक्षात्कार विधि, समाज मिति विधि, अवलोकन विधि, केस स्टडी विधि। तो देखिए आपको बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर स्टडी करनी है, तो यहाँ पर आपकी अवलोकन विधि जो है सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी। साक्षात्कार विधि में जो है आप इंडिविजुअली एक एक से क्वेश्चंस पूछते हैं। समाज मिति विधि जो होती है इसमें जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं इसके बारे में जाना जाता है, और केस स्टडी विधि में सिर्फ सिंगल बच्चे के ऊपर ही फोकस किया जाता है, एक ही बच्चे की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर आपका सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? आपको बहुत सारे स्टूडेंट की स्टडी करनी है, अवलोकन विधि। सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित
योग्यता समूह बनाकर, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत कार्य देकर, विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधि देकर। अब ऑप्शन आपके ये गिवन है। तो देखो यहाँ पर आपको सहयोगात्मक वातावरण क्रिएट करना है, तो उसके लिए पहला तो आपका है ही, ठीक है, छोटे छोटे अगर आप योग्यता समूह बना दें, और दूसरा है आपका नेक्स्ट थर्ड वाला सामूहिक गतिविधि दें। यहां पर सेकंड वाले में आप सिर्फ इंडिविजुअल टास्क दे रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, 1 और 3। अब देखिए कथन है, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण एकेडमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। और इसकी व्याख्या की गई है कि विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही लग रहे हैं, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। गतिविधियां आयु के अनुरूप होनी चाहिए, ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन आपके ये हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पाठ्य सहगामी गतिविधियां बनानी है बच्चों के लिए, तो आपका ए ऑप्शन रहेगा। गतिविधियां जो आयु के अनुरूप होनी चाहिए और साथ ही साथ बच्चों की रुचि के अनुसार भी होनी चाहिए। तो 1 और 3 आपके यहाँ ऑप्शन करेक्ट है, तो ये डी में आ रहा है 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है। ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता, अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। अधिगम को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। एक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सृजनवाद या फिर आप कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो ये आपका इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी ए ऑप्शन। अभिप्रेरणा क्या है, एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। किसी नई समस्या स्थिति के लिए पूर्व प्रयुक्त पद्धति से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति, नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की योग्यता। इसका तात्पर्य व्यक्ति के अनूठे विचारों का समुच्चय है। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नीड हमने पढ़ रखा है कि अभिप्रेरणा तब जागृत होती है जब हमारे अंदर कोई नीड हो जिसे सेटिस्फाई करने के लिए हम व्यवहार करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए रहेगा। मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से, सामाजिक प्रक्रियाओं से, जैविक प्रक्रियाओं से, संवेगात्मक प्रक्रियाओं से। तो ये सब जो है आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि उसका उच्च आत्म प्रत्यय है, आत्मसम्मान है, आत्म छवि है, आत्म पहचान है। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी होगा सही, आत्मसम्मान। ठीक है, अगर कोई अपने आप को महत्व दे रहा है तो उसका एक सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है तो इसका तात्पर्य यह है कि इसके लिए उसके पास अभिवृत्ति है, जागरूकता है, अभिक्षमता है या रुचि है। ठीक है, तो यहां पर अगर ऑप्शन आपको क्लियर ना हो रहे हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये होता है एप्टीट्यूड। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी विशेष काम के लिए हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी होती है उसे एप्टीट्यूड कहते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, केवल प्रतिभावान शिक्षार्थियों के अनुरूप पाठ्य योजना बनाना, विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना। तो देखिए ए होगा, सबको इन्वॉल्व करना है, बी भी होगा, 2 भी होगा आपका व्यक्तिगत भिन्नता का समझना है, और 4th भी होगा आपका विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना है। अब आप सिर्फ प्रतिभावान विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ्य योजना नहीं बना सकते। तो आपका 1, 2 और 4 आ रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं। सही और गलत के मध्य अंतर करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, जब दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद करना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आ जाएंगे आपके नैतिक विकास में। सही और गलत की परख भी होनी चाहिए, और दूसरों को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप स्वयं को दूसरे की जगह पर रख के देखेंगे, और दूसरों की परेशानी में जब आप मदद करेंगे। तो ये सब नैतिक विकास के अंतर्गत आ गया, उपरोक्त सभी सही ऑप्शन होगा। विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है, सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके, दृश्य सामग्री का अधिकतम उपयोग करके, पाठ्य पुस्तक को सीखने के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा से पृथक करके। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सभी विद्यार्थियों की जब पूर्ण प्रतिभागिता आप सुनिश्चित करेंगे तो वो होगा आपका समावेशी वातावरण का सृजन। नेक्स्ट पे चलेंगे, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे। यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है, यदि वह किसी कविता का पाठ करता है,
यदि वह किसी किताब में दी गई कहानी को सुनाता है, यदि वह पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर बनाता है। तो सृजनात्मक बच्चा है तो वो कविता या कहानी का सृजन स्वयं करेगा, खुद क्रिएट करेगा उसे। कथन है आपका, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। और कथन 2 है, आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक है। दोनों कथन असत्य हैं। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। दोनों कथन सत्य है, कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। यहाँ पर कथन 1 भी सत्य है कि किसी की लर्निंग जो होती है वो कई सारे फैक्टर्स से प्रभावित होती है, और आयु और परिपक्वता ये दोनों ही बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैविक कारक हैं। यहाँ पर एज और जो मेच्योरिटी की बात हो रही है, परिपक्वता की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, ये सब क्या है, दोनों ही जैविक कारक है। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है? ऑडियो बुक्स, ब्रेल स्लेट, लार्ज प्रिंट बुक, टेक्टाइल मैप। ठीक है, तो यहां पर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, तो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल कर सकता है, ब्रेल स्लेट का इस्तेमाल कर सकता है, टेक्टाइल मैप जिसे छूकर वो पहचान सके उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लार्ज प्रिंट बुक उसके काम की नहीं है। ठीक है, ये होता है उनके लिए जिन्हें थोड़ी बहुत देखने में प्रॉब्लम होती है, जो अल्प दृष्टिबाधित होते हैं। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है, श्यामपट्ट पर लिखना, ऑडियो टेप का प्रयोग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्याख्यान। तो देखिए आज के समय की बात हो रही है कि आज शिक्षक को किस चीज की आवश्यकता है, तो वो है आपका सी ऑप्शन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग आना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूज आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? प्रयोग, शोध प्रोजेक्ट, कक्षा कक्ष चर्चाएं, उपरोक्त सभी। तो देखिए आप एक सृजनवादी कक्षा कक्ष की बात करें, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जहां पे बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो ये सभी होगी, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेगा, क्लासरूम डिस्कशंस होंगे, तो उपरोक्त सभी होगा। कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं, समस्या समाधान, प्रश्न उत्तर को कॉपी करते हैं, सृजनवाद, शिक्षक केंद्रित। तो इसमें आपका सही तरीके से सुमेलित है बी। ठीक है, अवलोकन करते हैं यानी वो पशुओं के व्यवहार को नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपका पहला वाला गलत होगा, सहयोग की बात हो रही है और यहाँ पे बच्चा व्यक्तिगत काम कर रहा है। समस्या समाधान की बात हो रही है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर को सिर्फ कॉपी कर रहा है, चिंतन तो कर ही नहीं रहा। और सृजनवाद की बात हो रही है, सृजनवाद जो है वो बालक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे? उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो, उसे प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देंगे, उसे अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास कराएंगे, व्याख्यान विधि द्वारा अवधारणा समझाएंगे। अब देखिए बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना है तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, उसे ऐसी गतिविधियां देंगे जिससे वो उसका चिंतन कौशल विकसित हो। क्वेश्चन नंबर 199, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की, समाजसेवी की, वक्ता की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर, क्योंकि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 है वो भी टीचर को फैसिलिटेटर बताता है, सुविधा दाता या सुगमकर्ता बताता है। क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों आपका यहाँ ऑप्शन है। तो आई होप आज के जो आंसर की आपको मिली है उससे आपने अपने आंसर्स मैच किए हो और आपका पेपर भी अच्छा गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो लिख कर बता सकते हैं कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन कैसा रहा, इसमें आपके मार्क्स कैसे बने। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।